हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक, इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने मोटा मोटी ये बात ही कर ली थी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, आरडीएनए फॉर्मेशन कैसे होता है, पहला आरडीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया था। अब आज वो समय आ गया है कि आज की क्लास में हम आपको इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इतनी चीज़ें तो अच्छा, इतनी तो पढ़ानी ही है, ये मैं अपना एक टारगेट लेकर के आया हूँ। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या होता है। उसके बाद स्टिकिएंट्स, आरडीएनए फॉर्मेशन और स्टेप्स ऑफ आरडीटी, ये दोनों एक साथ ही मर्ज करके आपको पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात हम लोगों ने की थी, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी आरई जो हैं, ये एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो किसी स्पेसिफिक साइट्स पे काटते हैं, स्पेसिफिक साइट्स पे, ये सीक्वेंस भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे पर डीएनए को काटते हैं या क्लीव करते हैं, कट करते हैं या क्लीव करते हैं, कट लिख लो या क्लीव लिख लो। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा, वो जो सीक्वेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अच्छा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? बचपन में हम लोग ऐसा पहेली वगैरह पढ़ते थे, उल्टा सीधा एक समान, है ना, वैसे वाला जो पढ़ते नहीं थे, जलज, जैसे ऐसे जलज। ठीक, तो इसमें आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, इस तरफ से भी पढ़ोगे तो भी जलज ही है, इस तरफ से पढ़ोगे तो भी जलज ही है। ऐसा ही जैसे मान लो कि एनसीईआरटी एग्जांपल देती है मल या लम, इसको इस तरफ से पढ़ो या इस तरफ से पढ़ो, सेम ही आएगा। देखो MALAYALAM। ठीक, एक और आपको साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है एडन मार्करम, उसका देखना MARKRAM, देखो ये भी पैलिंड्रोम है, MARKRAM। ठीक, तो आगे पीछे दोनों साइड से पढ़ने पर सेम सीक्वेंस मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे जहाज भी पढ़ते थे हम लोग बचपन में, नहीं, जहाज, जलज, सरस, इस तरह के कुछ जो वर्ड्स थे इनको हम लोग कैसे पढ़ते थे, आगे पैलिंड्रोम्स की तरह पढ़ते थे, है ना। तो पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है। ठीक, अब जब इसका बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज़ है, तो भैया जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट करते हैं, किसको, डीएनए को। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो अपने आप में एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ऐसा जरूरी नहीं, जब आप बहुत आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ऐसा, लेकिन फिर भी ये मतलब ऑन एन एवरेज कह लो, इन जनरल कह लो, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही होते हैं। ठीक, अब जैसे इको R1 की बात की थी हमने, किसकी बात की थी, इको R1 की बात की थी। ठीक है, इको R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, आरई जो है इको R1, ये भैया इसके जो है ये GAATTC इस सीक्वेंस को रीड करता है, जहां पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये ध्यान रखना भैया, 5 प्राइम की तरफ G होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जहां पर भी ऐसा सीक्वेंस मिलता है वहां पर ये G और A के बीच में कट लगा देता है। अब चूंकि इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्यों कहते हैं, कोई बच्चे पूछ सकते हैं कि मतलब इधर से तो पढ़ने में वैसा ही नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना, जब यहाँ पर 5 प्राइम लिखोगे तो यहाँ पे देखो C के नीचे क्या, G, T के नीचे AATTC, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ठीक, 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC होता है। ठीक, तो इस तरह से ये क्लीव कर देता है, इसको यहाँ से काट देगा डीएनए को, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ता है, याद रखना। 2, जैसे मान लो ये पेंटोज शुगर थी तुम्हारी, ठीक, ये पेंटोज शुगर थी, यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस लगा था। ठीक, तो इस पेंटोज शुगर में ध्यान देना, पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ पर CH2O लगा होता है, CH2, और ये O के साथ यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक, ऐसा कुछ है।
ठीक। तो यहाँ पर ये समझने की बातें हैं, देखो जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तब ये स्ट्रक्चर और अच्छे से बेहतरीन तरीके से बता के समझाएंगे। यहाँ पर 3 प्राइम पे OH होता है और 2 प्राइम पे H होता है, ठीक। तो इस OH से ये वाला O मिल करके एक H2O हट जाता है और ये ऐसा बन जाता है कुछ, और ऐसे ये चेन चलती रहती है, ठीक। नीचे फिर ये वो ऐसे लिंक्ड होगा, इससे यहाँ पे H होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगा होगा, ठीक। तो भैया जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटता है ना, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस बॉन्ड को ही तोड़ देता है, इस बॉन्ड को ही तोड़ देता है, ठीक। इस बॉन्ड को तोड़ देता है तो भैया ये वाला बेस पेयर अलग हो जाता है, ये वाला बेस पेयर अलग हो जाता है। ये बात हम बताना चाह रहे थे आपको, ठीक। बायोकेमिस्ट्री की बातें हैं और बेहतर तरीके से जाननी है तो 11th क्लास में जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तब देखना है। खैर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे G और A के बीच में यहाँ पर कट लगाया, G और A के बीच में यहाँ पर कट लगाया। अब इसके बाद ध्यान से देखना, कुछ इस तरह का तुमको देखने को मिलेगा। क्या देखो, मान लो ये इधर ऐसा कुछ DNA था, ठीक ठीक, G C T T A A, ठीक। अब ये जो DNA है ये ऐसे कुछ इस प्रकार के एंड्स इसके बन गए, ये DNA चला रहा था। और दूसरा जो मॉलिक्यूल था उसका कैसा बना, उसका A T T C और G, ठीक, कुछ इस तरह से 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक ठीक, ऐसा कुछ बन गया, ठीक। इसके ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इको R1 था, इसके काट जाने के, इस तरह से काट देने के कारण क्या हुआ कि 2 ऐसे फ्रैगमेंट्स DNA के अलग अलग बन गए। अब गौर से देखना, स्टिकी और नॉन स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, देखो स्टिकी और ब्लंट एंड्स बोलते हैं, ठीक है। पहला होता है स्टिकी एंड और दूसरा होता है ब्लंट एंड्स। इसके बारे में अभी आपको NCERT बताने के लिए नहीं बताएंगे आपको हम, लेकिन फिर भी मोटा मोटी समझ में आ जाएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे स्टिकी एंड्स को। स्टिकी एंड्स गौर से देखना, देखो जब यहाँ पर यही ऐसा ही कुछ GAATTC में जब AATT वाला ऐसा जो ये आगे की तरफ ओवरलैप कर रहा है, बाहर की तरफ लटक रहा है, ये आकर यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, तो सीधी सी बात है जब सेम पोलैरिटी मिलेगी तो ये भैया इससे बॉन्ड बना लेंगे, AATT, है ना। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे स्टिकी एंड्स। मान लो कि इसको क्यों स्टिकी एंड्स बोला गया, इनमें और इनमें क्या है, इनमें और इनमें बंध्यता है, ये एक दूसरे बॉन्डिंग करने की क्षमता है, ठीक। तो यहाँ पर मान लो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर ग्लू लगा दिया गया है। किसके लिए ग्लू लगाया है, इसके और इसके लिए, ठीक। तो इसलिए इसको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। अब यहीं पर कुछ इस तरह से कट जाता, बीचों बीच से काट देता, ये 1 2 3 4 यहाँ से काट देता, यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से काटता तो G A इधर आ जाता, C T इधर आ जाता, और यहाँ पर भी भैया ऐसा ही हो जाता, T C और G A। तो अब आपको क्या ऐसा ओवरलैपिंग एंड्स फ्रैगमेंट्स देखने को मिल रहा है। जब ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स देखने को मिले तो उनको जुड़ने में आसानी होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जब आप न्यूक्लियोटाइड पढ़े होंगे तो आपने बताया, जब जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़े होंगे तो वहाँ पर बताया गया था कि A जो है वो T से बॉन्डिंग करता है और G जो है वो C से बॉन्डिंग करता है। G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब अगर ये नज़दीक आएंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, तो ऐसे ओवरलैपिंग एंड्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भैया ब्लंट एंड्स है तो यहाँ पर ऐसा बॉन्ड नहीं बन पाता। तो इको R1 जो है वो कैसे एंड्स देता है आपको, स्टिकी एंड्स देता है। स्टिकी एंड समझ में आ गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझ में आ गया। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे और बताएंगे आपको स्टेप्स ऑफ RDT या RDNA टेक्नोलॉजी में कैसे RDNA मॉलिक्यूल बनता है, फॉर्मेशन ऑफ RDNA मॉलिक्यूल, ठीक। स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स समझ में आ गए होंगे, ठीक। देखो गौर से देखो, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, इसलिए बता रहा हूँ। देखो जब अब बात करें किसकी, RDNA मॉलिक्यूल की, ये भी मिटा ही देते हैं। देखो
RDT की डिस्कशन अब यहाँ पे करने जा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वीडियो में लिख देंगे, ठीक। अब देखिए RDT में होता क्या है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये जीन जो है ये जीनोम में था, किसी बंदे के जीनोम में ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। क्या थी? जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, या इसी के बारे में हमको डिस्कशन करना था, इसी को हमको क्लोन कराना था, इसी को हमको एक्सप्रेस कराना था। मान लो कि ये जीन जो है, ये जीन इंसुलिन की ए चेन प्रोड्यूस करती है, ठीक। एग्जाम्पल है, मान लो कि ये जीन इंसुलिन की ए चेन प्रोड्यूस करती है, ठीक। अच्छा, इंसुलिन एक प्रोटीन है। क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है, क्योंकि एंजाइम है। तो इस जीन को जब एक्सप्रेस कराएंगे तभी तो इंसुलिन बनेगी। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? DNA से RNA, RNA से प्रोटीन का बनना, ठीक। तो हमने इस जीन को यहाँ से देखा कि यहाँ पर GAATTC यहाँ पर प्रेजेंट है और इस एंड पे नीचे प्रेजेंट है, ठीक। तो हमने क्या किया? EcoR1 एंजाइम लेके आए, एंजाइम लेकर के आए और कहा कि इसको काटो। EcoR1 एंजाइम से क्या कहा कि इसको काटो। अब EcoR1 का काम था काटना, तो भैया EcoR1 ने हमको कई सारे फ्रेगमेंट्स दे दिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि खाली यहीं पर GATTC मिले हो, इसको कई जगह यहाँ पे इस जीनोम में मिला, तो इसने कई सारे हमको फ्रेगमेंट्स ऐसे दे दिए, ठीक। और साथ ही साथ इसने ये जीन भी हमको दे दी जिसकी हमें ज़रूरत थी, ठीक। और बाकी सारे भी फ्रेगमेंट्स ऐसे दे दिए। हमने मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे, इस जीन के मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे हमने निकाल लिया कि हाँ यही वाली जीन, सेंट्रीफ्यूज के थ्रू, कि हमें यही वाली जीन ज़रूरी थी, यही वाली जीन का हमको काम था। तो हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये वाला जीन ही हमको किस में, वेक्टर में डालना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर वेक्टर उठाया कोई एक प्लाज्मिड, ठीक, जिसमें EcoR1 की रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो। मान लो कि ये इसका ओराई था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये इसका ROP था, रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, ठीक। और यहाँ पर एक साइट प्रेजेंट थी जो EcoR1 से काट ले रही थी इस वेक्टर को, ठीक। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान देना, इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है। मान लो कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ये एंड, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ये एंड, ठीक। अब देखो 5 to 3 क्या होता है? GAATTC होता है। तो GAATTC यहाँ पर लगा रहा होगा, तो उसमें से G और A के बीच में कट करके AATTC इतना बचा था यहाँ पर, और उसके बाद ये जीन थी आपकी, ठीक। और ये 3 प्राइम था, तो 3 प्राइम पे क्या बचा होगा? 3 प्राइम पे बचा होगा G, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 5 प्राइम पे CTTA और इधर G, ठीक। ये बातें यहाँ पर आपको समझ में आ रही होंगी कि ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, ये भी 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, ठीक। सिंपल था, कोई कठिनाई हुई इस चीज़ को समझने में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब हमने इसको EcoR1 को एंजाइम से काटा, तो इसने भी हमको वैसे ही एंड्स दे दिए। कैसे एंड्स दिए? इसको इसी जगह पर हमने काटा तो इसने हमको स्टिकी एंड्स ऐसे प्रोवाइड किए, ठीक। अब इसमें ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था, नीचे वाला यहाँ पर 5 प्राइम था और ये 3 प्राइम था। चूँकि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक। तो इस 3 प्राइम एंड पर आपको क्या मिलेगा? 3 प्राइम एंड पे आपको मिलेगा G, ठीक। और 5 प्राइम एंड पे क्या मिलेगा? AATTC, ठीक। 5 प्राइम एंड पे यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, AATTC, और यहाँ पर क्या मिलेगा? G, ठीक। कलर हम चेंज कर देते हैं इसका, क्योंकि पहचानने में आपको दिक्कत ना हो। इसको हमने इस कलर से दिखा दिया, ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी,
ठीक। अब जब इसको और इसको हम जोड़ेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले उसको सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसका आइसोलेशन किया, ठीक। आइसोलेट करने के बाद हमने उस आइसोलेटेड को फिर उसके बाद हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इको R1 से इसको काटा था, तो इको R1 से ही इसको भी काटा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने वेक्टर को काटा, और वेक्टर को काटने के बाद उस हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ जोड़ा। अब अगले स्टेप में हम आपको बताएंगे इसको वेक्टर के साथ कैसे जोड़ा, ठीक। चलो यहीं पे बताने की कोशिश करते हैं। अब इसको से ही इधर भी ये जुड़ जाएगा। अब जगह कम है, इस वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अगले चित्र में इसको मिटाने के बाद आपको पूरा एक बड़ा सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना करके दिखा रहा है। तो स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे अभी तक। देखिए, गौर से देखिए। ठीक है, मान लिया हमने कि ये 5 प्राइम एंड था आपका, ये आपका 3 प्राइम एंड, ये आपका 3 प्राइम एंड था, और ये 5 प्राइम एंड था, ठीक। 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, जी मिलता है। 5 प्राइम एंड से 5 to 3 प्राइम GAATTC चलता है। तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, इस तरफ आपको मिलेगा A छोटा छोटा लिख दें, AATTC, ठीक। और इस तरफ आपको 3 प्राइम एंड पे क्या मिलेगा, G। इस 5 प्राइम एंड पे आपको क्या मिलेगा, CTTA, ठीक। और इस 3 प्राइम एंड पे आपको क्या मिलेगा, G। अब जो डीएनए मॉलिक्यूल था, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसका G यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 5 प्राइम था चल रहा था, ये 3 प्राइम था, ठीक। ये G यहाँ पर जुड़ गया, और CTTA यहाँ पर आकर के जुड़ गया। इस एंड का CTTA यहाँ पर जुड़ गया, ठीक। वहीं दूसरे वाले एंड का G यहाँ पर जुड़ा, और उसका CTTA यहाँ पर जुड़ा। अब इस C ने इससे बॉन्ड बनाया, इस A ने इससे, A ने इससे, T ने इससे, T ने इससे, और C ने इससे, ठीक। तो ये स्टिकी एंड्स हो जाने के कारण ये जो मॉलिक्यूल इतना था हमारा, इतना जो ये मॉलिक्यूल था, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का था, ये जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है, और बाकी जो था वो वेक्टर का था। यहाँ पर आपका ORI प्रेजेंट था, और इसके बाद ये ROP प्रेजेंट था, ठीक। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल rDNA मॉलिक्यूल बन गया। और ये जो rDNA मॉलिक्यूल है, इसको अब हम वेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इंसर्ट करा देते हैं। और भी टेक्निक्स हैं, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।